नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी बेटियाँ लेकर। ये कहानी मैंने 5 सितंबर 2003 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी बेटियाँ। मित्र, ये कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ, कहानी बेटियाँ। बहुत समय के बाद घर में उमंग और उत्सव के पल आए हैं। प्रेम किशोर करवा बाहर आंगन में आराम कुर्सी पर बैठे किसी गहरे चिंतन में डूबे थे। भोर की ठंडी हवा उनके दार्शनिक मन को एक विचित्र फैलाव दे रही थी। वे अभी अभी मॉर्निंग वॉक से लौटे थे। उनकी लाडली बिटिया की शादी में अब मात्र 20 रोज रह गए थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। शहर की आलीशान होटल में उन्होंने आगंतुक मेहमानों हेतु यथेष्ट कमरे बुक करवा दिए थे। समारोह में होने वाले भोज मंडप, टेंट एवं लाइटिंग आदि आदि अन्य कार्य भी उन्होंने कैटरर्स को दे दिए थे। एक जमाना था जब ब्याह शादी में लोग बढ़ चढ़कर काम करते थे, पर अब ट्रेंड बदल गया है। अब तो मेहमान मजे मारने आते हैं। सभी मित्र एवं रिश्तेदारों को उन्होंने फोन द्वारा अग्रिम सूचना दे दी थी। कार्ड छपकर तैयार थे, बस बांटने का काम बाकी था। बिटिया के लिए गहनों, कपड़ों आदि की व्यवस्था उन्होंने बात पक्की होने के कुछ दिनों में ही कर ली थी। अब तो बस मेहमानों का इंतजार था। कुछ समय पूर्व उन्होंने कोची में रंग रोगन भी करवा लिया था। वह भी मानो दुल्हन की तरह दामाद के स्वागत में आंखें बिछाए खड़ी थी। आगंतुक रिश्तेदारों को याद कर करवा साहब फूले न समाते। कितने वर्षों बाद उनकी तीनों बहनें उनके घर आएगी। वो कह कहकर थक गए, पर जैसे सारी दुनिया अपने कामों में उलझी है। अब भला वे क्या कहकर मना करेगी। भतीजी के ब्याह में बुआएं न आए तो ब्याह का क्या रंग। करवा साहब 3 बहनों के इकलौते भाई थे। यकायक वे उन दिनों में खो गए जब माँ बाबूजी के साथ इतने बड़े परिवार में सभी साथ रहते थे। बाबूजी ने एक एक कर तीनों बहनों की शादी की। जीवन की गाढ़ी कमाई को पानी की तरह बहाया उन कन्याओं के दान के लिए जिन्हें वे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। अपनी तीसरी बेटी को तो विदा करते हुए वे फबक कर रो पड़े। उसके विदा होने के समय उनकी ऐसी हालत थी मानो किसी महाजन ने जीवन भर की पूंजी लुटा दी हो। मां भी रोते रोते बुत बन गई थी। यही सोचते सोचते करवा साहब के चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आई। क्या उन्हें भी बेटी को विदा करना होगा? क्यों दूं मैं उसे किसी को? इतने नाजों से पाली बेटी को क्या यूं ही किसी को सौंप दूंगा? जैसे किसी किसान के कठोर परिश्रम से सींची हुई फसल को लेने महाजन आ जाते हैं, करवा साहब की दशा वैसी ही थी। दिव्या उनकी इकलौती संतान थी। उन्हें वे क्षण याद आ गए जब दिव्या का जन्म हुआ था। ताजा फूल की पाखुरी की तरह एक नन्ही सी बच्ची। तब से अब तक उन्होंने एवं शिखा ने उसके कितने नखरे उठाए हैं। कैसे वर्षों पूर्व जब फैक्ट्री से हारे थके घर आते तब वह पापा पापा कहकर दौड़ते हुए आती थी। शिखा ने उसके लिए कितने कपड़े, स्वेटर आदि बनाए थे। कैसे उसे बुखार अथवा कोई अन्य रोग होने पर वह और शिखा बावलों की तरह डॉक्टरों के घर चले जाते थे। पिछले 20 वर्षों में दिव्या कितनी बड़ी हो गई है। उगते सूर्य की लालिमा अब फैलने लगी थी। बगीचे के पौधों पर बिखरी ओस की बूंदें उनके सजल हृदय की तरह वातावरण को भी भिगोने लगी थी। इन बूंदों को देखते हुए करवा साहब एक
विशिष्ट कल्पना लोक में खो गए। वे सोचने लगे, बेटियां क्या होती हैं जो सुबह सुबह आपकी जीवन बगिया के पत्तों पर ओस की बूंदों की तरह आती हैं, स्नेह की किरणें पाकर मोतियों की तरह चमकती हैं एवं दिन चढ़ते चुपचाप चली जाती है। कब बड़ी होती हैं, कैसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करती हैं, या तो वे ही जानती हैं या भगवान। उन्हें लगा सबको अपनी अपनी करनी का फल अवश्य मिलता है। एक दिन वे भी तो दूल्हा बनकर किसी की फूल सी बेटी ब्याह लाए थे। सोचते सोचते उनकी आंखें आर्द्र हो गई। यकायक वे चौंके। शिखा सामने खड़ी थी। कब भीतर से आई एवं कब उनके पास आकर खड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। मन जब खुली आंखों से विछड़ने लगता है, तन की आंखें अंधी हो जाती हैं। वे चुपचाप उठकर भीतर चले आए। शिखा भी उनके पीछे चली आई। पत्नी से अधिक पति के मन को कौन पढ़ सकता है? करवा साहब की अद्र आंखों की भाषा वह पल भर में समझ गई। आंखों की मौन भाषा कितनी वाचाल होती है। पति पत्नी दोनों की आंखें मिली एवं देखते देखते दोनों के कपोलों पर गर्म आंसू छलक आए। नेत्रों से उमड़ते हुए आंसू मन का भेद खोल गए। मित्रों, मैं वाचन कर रहा हूं भाग 2। शायर के ख्वाबों की तरह हर कुंवारी लड़की के स्वप्न कितने कोमल होते हैं। दिव्या ने भी विवाह के जाने कितने स्वप्न संजो रखे थे। घंटों आंखें मूंदे सुख भरे सपनों में खोई रहती। लगता दूर कहीं धुंध से सफेद घोड़े पर एक राजकुमार चला आ रहा है। वह धीरे धीरे और करीब आता है। वह अधीर एवं आतुर आंखों उसे देखती है। उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। तभी राजकुमार अपने मजबूत हाथों से उठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। वो घोड़े को दूर, बहुत दूर ले जाता है। वहां सिर्फ वह और राजकुमार है। वहां दुनिया का अन्य कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। वह राजकुमार के साथ घंटों विचरती है, खिलखिलाती है। सपने की इस दुनिया में दुख का चिन्ह भी नहीं। उसे लगा वह घंटों इन्हीं सपनों में खोई रहे। ओह, सपने कितने मधुर होते हैं, कितने रमणीय। प्रियतम को पाने से अधिक रसप्रद तो उसे पाने के अरमान होते हैं। इन दिनों वह अक्सर परचेजिंग में व्यस्त रहती। पापा ने उसे इन दिनों अपने पसंद की हर चीज खरीदने की छूट दे रखी है। कितनी साड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन एवं अन्य सामग्री तो उसने खरीद भी ली है। इतना होते हुए भी हर बार यही लगता कि परचेजिंग अभी बाकी है। अरे, इन सब की पैकिंग भी तो बाकी है। मम्मी अकेली क्या क्या करेगी। शाम होते होते नरेश का फोन आता। वह उड़कर रिसीवर पकड़ती। एक त्वरित वार्तालाप होता। वह लपक कर पर्स उठाती एवं पल भर में बाहर होती। दोनों में नित्य समय तय होता, लेकिन वह आधा घंटा पहले तैयार होती। क्या पता नरेश समय से पहले टपक जाए। वैसे तो वह गाड़ी घर से 100 कदम दूर रखता था, पर अल्लड़ युवकों का क्या भरोसा। कभी सीधे घर में घुस आए तो तब साधारण ड्रेस में खड़ी वह कितनी बेकार लगेंगी। वह ऐसी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लड़की सजी संवरी हो तभी प्रशंसा पाती है, अन्यथा मर्दों का क्या है, नजर से उतरते देर नहीं लगती। ऐसे ही कपोल कल्पित हसीन भय उसके मस्तिष्क में मंडराते रहते। तभी हॉर्न की आवाज आती और वह तेजी से चलकर गाड़ी तक पहुंच जाती। दोनों एक दूसरे का दर्शन कर चहक उठते। अब वे दिन गए जब पति पत्नी का प्रथम दर्शन मधुयामिनी को घूंघट उठाते हुए करता था। समाज अब बहुत
परमिसिव हो गया है। दोनों घंटों झील के किनारे अथवा किसी रेस्टोरेंट में होते। नरेश हजारों में एक था। उसके पिता शहर के जाने माने उद्योगपति थे। वह भी पिता का कारोबार देखता था। नरेश एवं दिव्या माता पिता की इकलौती संतान थे। दिव्या नरेश के बात करने के अंदाज पर मुग्ध थी। इन दिनों अक्सर आईने में चेहरा देखकर भाग्य को सराहती। सोचती वह कितना भाग्यशाली दिन होगा जब विवाह के बाद सजी संवरी वह आईना देख रही होगी एवं नरेश पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेगा। यही तो न कहेगा, दिव्या तुम्हारा तनमन कितना सुंदर है, तुम्हारे लंबे बाल सावन के झुके हुए काले बादलों जैसे लगते हैं, आंखें मद भरे प्यालों जैसी है, चेहरा खिले हुए फूल सा लगता है, मुस्कुराहट बिजलियों सी जानलेवा है। उफ! तब मैं तेजी से मुड़कर अपना सर उसके सीने पर रखकर कहूंगी, इन बादलों एवं बिजलियों को आसमान अपने आगोश में क्यों नहीं समेट लेता। पुरुष स्पर्श के सुख को अब वह समझने लगी थी। एक संस्कारी लड़की होने के नाते अपनी सीमाओं से भी खबरदार थी। रात सोने के पूर्व वह एक अद्भुत स्वप्नलोक में खो जाती। कुछ रोज बाद वह एक पुरुष की पत्नी होगी, एक पूर्ण पुरुष की। कैसा लगेगा एक मजबूत पुरुष को अपनी अदाओं एवं हाव भाव से गुलाम बनाना। हम हनीमून के लिए शिमला जाएंगे। ओह, प्रकृति से परिपूर्ण उस जगह को नरेश के साथ देखना कितना मनमोहक होगा। किसी पुरुष के आगोश में पूर्णतः निर्वस्त्र होना कैसा रोमांचक अनुभव होगा। इस ख्याल के आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। दोनों हाथों से उसने मुंह ढक लिया। सपन तरंगों में तैरते तैरते रात कब बीती पता ही नहीं चला। आज शाम वो फिर नरेश के साथ झील पर थी। दोनों एक दूसरे का हाथ हाथ में लिए किनारे किनारे टहल रहे थे। देर तक प्रकृति के मौन के साथ वे भी मौन चलते रहे। सूर्य ढल चुका था, पर सांझ की लालिमा अब भी शेष थी। ऐसा लग रहा था मानो सूर्यदेव शयन कक्ष में चले गए, लेकिन सांझ लाज की मारी अब भी बाहर खड़ी है। किंचित प्रतीक्षा करवाने के पश्चात उन्होंने सांझ की मनोदशा जान ली। उसे खींचकर वे अपने कक्ष में ले गए। अंधेरा उनकी हरकतों का साक्षी बन गया। यूं देर तक चलते नरेश एवं दिव्या एक निर्जन स्थान में आ गए। एकाएक नरेश ने दिव्या को पेड़ की ओट में लिया एवं उसके गले में बाहें डाल दी। वह सहमी हुई हिरणी की तरह कांप गई। एक ऐसा कंपन जिसमें कुंवारे सपनों का कोमल रोमांच था। नरेश की शरारती आंखें एवं फड़कते होठ किसी अकल्पनीय कृत्य को अंजाम देने के इरादे से भरे लगते थे। अंधेरा शह दे रहा था। दिव्या को लगा किसी ने उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए हैं। उसने स्वयं को छुड़ाया एवं कार की ओर भागने लगी। नरेश पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। नजदीक आकर बोला, कब तक बचोगी? आज नहीं तो कल हमारी अमानत हमें सौंपनी होगी। दिव्या लजाकर बोली, तब की तब देखेंगे। मैं तो अब पढ़ रहा हूं कहानी का भाग 3। घर में शादी की तैयारियां परवान चढ़ी थी। अब तक सभी रिश्तेदार आ चुके थे। कभी बहनें चुहल करती तो कभी मामा हंसी मजाक करते। करवा साहब की बड़ी बहन हेमलता शिखा को करवा साहब के बचपन की बातें बता रही थी। सभी उन्हीं बातों का लुत्फ ले रहे थे।
बचपन में इसने मेरे मिट्टी के गुल्लक में नीचे छेद कर दिया था। मैं ऊपर से पैसे डालती, ये नीचे से निकाल लेता। एक बार प्रेस करते हुए इसने मेरी स्कूल ड्रेस जला दी। तब बाबूजी से बहुत पिटा था। बाबूजी पर तो बस चला नहीं, बाद में मुझ पर घूंसे लेकर पिल गया। तभी जाने कहां से बाबूजी आ गए और ये चूहे की तरह ऊपर कमरे में भागा। तभी मामा बोले, चिंता क्यों करती हो हेमा, अब सूद समेत वसूल लेना। सभी लौटपौट हुए जा रहे थे। बचपन की मधुर स्मृतियां अधेड़ उम्र के कितने विषादों को हर लेती है। वह मुट्ठी बंद कर चिज्जी दिखाने का सुख दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। जीवन के अनमोल सुख तो ईश्वर ने हमें निःशुल्क दिए हैं। करवा साहब रिश्तों की उस महट के ब्रह्मानंद में गोते लगाने लगे थे। अब शादी में मात्र 7 दिन शेष थे। घर के बाहर बंधनवार लग गई थी। नित्य विनायक पूजा होती, मंगल गीत गाए जाते एवं फिर सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ भोजन कर रहे होते। अपनों के साथ भोजन करो तो भूख भी बढ़ जाती है। यूं 2 रोटी खाने का भी जी नहीं करता। स्नेह का सामीप्य पाकर आंखें भी फूल जाती हैं। शादी की एक रात पूर्व हुई संगीत संध्या में सभी जी भरकर नाचे। सभी अपने प्रोग्राम बनाकर लाए थे। मुंह पर मूछें लगाकर हेमलता जी ने अन्य बहनों के साथ एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें एक ऐसे समय की कल्पना थी जब पति पत्नियों के गुलाम होंगे। नाटक की प्रस्तुति एवं हेमलता का अभिनय इतना जीवंत था कि हंसी के मारे सबके पेट में बल पड़ गए। प्रोग्राम के अंत में सभी थक गए थे, पर उत्साह कम न होता था। मन थिरकता है तो तन भी थिरकता है। मन की थिरकन को तो थकान नहीं होती, पर तन की अपनी सीमाएं हैं। उस रोज सभी कुंभकर्ण की नींद सोए। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। रिश्तों की चहल पहल के मध्य समय हिरण की तरह चौकड़ियां भरता हुआ चला गया। चिर प्रतीक्षित शादी की सांझ भी आ गई। पंडाल की खूबसूरती देखते बनती थी। चमकते हुए पंडाल के बाहर दामादों एवं रिश्तेदारों के साथ पगड़ी बांधे करवा साहब ऐसे लग रहे थे मानो ग्रह नक्षत्रों से घिरा सांझ का तारा चंद्रमा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। बारात का जोरदार स्वागत हुआ। अन्य सभी कार्य भी सानंद संपन्न हुए। दिव्या को विदा करते समय सबकी आंखों में आंसू थे। करवा साहब को तो मानो कलेजा बाहर आ रहा था। शिखा बेटी से गले मिलकर बिलख रही थी। आंखों में आंसू भरे सभी रिश्तेदार दिव्या को विदा होते देख रहे थे। निष्ठुर दूल्हा उसे ले जाने पर आमदा था। सच कहा है, बेटियां पराया धन होती हैं। माँ बाप तो मात्र कुछ समय के लिए उस धन की, पराई अमानत की रखवाली करते हैं। शादी के 10 दिन पश्चात दोनों हनीमून से लौटे तो दिव्या कुछ समय के लिए पीहर आई। शिखा ने अलग कमरे में ले जाकर उससे घंटों बातें की। उसका सिर गोदी में रखे वो पूछ रही थी, कैसा है तेरा दूल्हा? उसका स्वभाव तो अच्छा है, क्रोधी तो नहीं है? दिव्या ने लजाकर उत्तर दिया, एकदम परफेक्ट है मम्मी। रात करवा साहब ने शिखा से बेटी के बारे में जानकर चैन की सांस ली। बच्चे खुश रहे, मां बाप को और क्या चाहिए। पीछे जाती माला के एक एक मनके की तरह इस बात को भी 12 मास बीत गए। दिव्या इन दिनों पीहर थी। नरेश कारोबारी कार्य से बाहर गया हुआ था। करवा साहब ड्राइंग रूम में बैठे पुस्तकें पढ़ रहे थे। तभी सामने खड़ी दिव्या की आवाज सुनाई दी, पापा चाय। प्याला हाथ में लेते हुए करवा साहब ने दिव्या की ओर गंभीरता से देखा। उन्हें जाने क्यों लगा कि दिव्या
खुश नहीं हैं। आंखों के नीचे उभरते हुए काले गड्ढे कुछ संकेत दे रहे थे। जितना खुलकर वो पहले खिलखिलाती थी, उतनी सहज अब नहीं थी। फूल फूल है, फिर भी सुबह और शाम के फूलों में अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने दिव्या को उनके साथ बैठकर चाय पीने को कहा। दोनों धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। शिखा बाजार गई हुई थी। कभी कभी पिता मां बन जाता है। करवा साहब ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दिव्यो, खुश तो हो? उनके कहने भर की देर थी कि दिव्या के आंसू उबल पड़े। करवा साहब स्तब्ध रह गए। लगा जैसे उनके अंतःकरण की नंगी पीठ पर कोई कोड़े बरसा रहा हो। बच्ची ने अब तक कुछ नहीं कहा। आखिर क्या समस्या हो सकती है? पल भर में उनके जहन में प्रश्नों का अंबार लग गया। उन्होंने दिव्या के कंधों पर दोनों हाथ रखे, समीप आकर उसका माथा सूंघा, फिर गहरी श्वास लेकर बोले, बेटी, क्या बात है? क्या हम इतने कम समय में पराये हो गए? दिव्या फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू थमने के बाद दिव्या ने बताया कि नरेश यौन उदासीनता का शिकार है। गत 1 वर्ष से वे विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि उसकी नपुंसकता का इलाज संभव नहीं है। करवा साहब पर घास गिरी। ये फूल सी बच्ची किस तरह मन की व्यथा छिपाती रही। इतने दुख में भी सदैव इसलिए खुश रही कि माँ बाप को दुख न हो। शायद कुछ समय में इलाज हो जाएगा। भस्म में छुपी आग की तरह अकेले जलती रही। हम भी कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने बच्ची को इतना विश्वास भी नहीं दिया कि वह निर्भय होकर अपने मन की बात कह सके। माँ बाप एवं समाज का भय किस तरह से बच्चों के अरमान कोलू की तरह पीस डालता है। अब तलाक के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। करवा साहब की 7 पीढ़ियों में भी तलाक नहीं हुआ था। आज वे वक्त के ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े थे। वे सोचने लगे कि जायज कारणों के होते हुए भी समाज में तलाक के प्रति कितना नकारात्मक सोच है। समाज ऐसी लड़कियों में दोष ही ढूंढता है। घुट घुट कर मर जाने वाली उन औरतों की क्या मनोदशा रही होगी जिन्होंने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अपने कलेजों को खाक कर डाला। जीने की स्वायत्ता हर एक को क्यों न मिले। वह सुबह कब होगी जब तलाकशुदा बेटियों के प्रति समाज में सम्मान की स्थिति बनेगी। कब इन साहसी वारांगनाओं को समाज आदर देना सीखेगा। करवा साहब के मस्तिष्क में भावनाओं का तेज ज्वार उमड़ रहा था। कड़े दिल से उन्होंने दिव्या के तलाक का निर्णय लिया। तभी शिखा हाथ में सामान लिए घर में प्रविष्ट हुई। मां को देखकर दिव्या वहां से चली गई। करवा साहब ने पत्नी को माजरा समझाया। क्षण भर के लिए शिखा के हाथ पांव सुन्न हो गए। लगा कोई क्रूर दानव तेजी से उसकी सारी शक्तियां सोख रहा है। उसने करवा साहब को कुछ कहने का प्रयास किया, पर शब्द गले में अटक गए। मन बधिर हो तो जिह्वा निसंवाद हो जाती है। अब मां बेटी कमरे में स्तब्ध बैठे थे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटे तैर गए थे। नियति कितनी निष्ठुर है, भावी कितनी प्रबल है।
क्या ललाट पर लिखी रेखाओं को कोई नहीं मिटा सकता? रात दिव्या कमरे में अकेली थी। हृदय सुलग रहा था। भाग्य के बवंडर ने उसके जीवन में खुशियों का एक पर्ण भी नहीं छोड़ा था। हृदय के पुष्पों से जिस देवता की पूजा की, उसी ने दुख के अग्निकुंड में डाल दिया। विचारों के वर्तुल उसे चक्रव्यूह की तरह घेर कर खड़े हो गए। क्या मेरे जीवन की यही नियति है? जीवन का क्या केवल यही नियम है कि दुख तो इंसान पल पल भोगे, पर सुख का मृग मरीचिका की तरह मात्र भ्रम हो? कितने अरमानों से पापा मम्मी ने मेरा विवाह किया। अब तलाक के बाद उनकी क्या मनोदशा होगी? समाज में जितने मुंह उतनी बातें हैं। क्या समाज इस सच्चाई को गले उतार लेगा? नरेश एवं उसके पिता समाज के प्रतिष्ठित उद्यमी हैं। क्या वे अपने डिफेंस में अन्य कुतर्क नहीं जुटाएंगे? क्या मैं और मेरा परिवार उन लांछनों से बच पाएगा? लोग पापा मम्मी पर छींटाकशी करेंगे, उन पर क्या गुजरेगी? मेरे निर्दोष माता पिता के पास तब क्या उत्तर होगा? तलाक क्या सरल है? प्रतिपक्ष ठान ले तो तलाक लेने में जूतियां घिस जाती हैं। वकील और जज किस तरह से जिरह करते हैं। कदाचित मिल भी गया तो पुनर्विवाह में कितनी तकलीफें होंगी। हर व्यक्ति तलाक का कारण अवश्य जानना चाहेगा। उन कारणों को बताते समय उसकी क्या मनोदशा होगी, कितनी जग हंसाई होगी। मेरी शादी के खर्च की रकम जोड़ने के लिए पापा मम्मी पिछले 5 साल से लगे हुए थे। तब तो उनके मन में उत्साह था, पर अब निरुत्साह। वे पुनः रकम कैसे जुटाएंगे? मुझ अभागी की वजह से क्या निर्दोष माता पिता को इतना कष्ट उठाना होगा? नहीं, मैं अपने माता पिता को इस नरक में नहीं धकेलूंगी। वह भादों की अमावस्या थी। दुनिया में मचे अंधेर की तरह बाहर भी अंधेरे का साम्राज्य था। आसमान में काली घटाएं उमड़ी थी। बिजलियां रह रहकर कौंध जाती थी। ऐसा लगता था मानो यमराज नियति का दंड हाथ में लिए क्रूर अट्टहास कर रहा हो। अगली सुबह करवा साहब के घर शोक का तांडव मचा था। रात दिव्या ने नींद की गोलियां खाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली थी। मित्रों, बस यही थी कहानी। धन्यवाद।